जय हिंद दोस्तों। हम इस वीडियो में जानेंगे कि भारत चीन युद्ध 1962 में कैसे भारत के एक जवान ने चीन के 300 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था और उस जवान के शहीद हो जाने के बावजूद क्यों उसके नाम के आगे शहीद नहीं लिखा जाता और उस जवान के मरने के बाद भी क्यों उसे सैलरी, प्रमोशन और छुट्टियां मिलती हैं। और बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, जिसकी नसों में महाराणा प्रताप जैसा देश प्रेम बहता हो और जिसके अंदर श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जैसा बुलंद हौसला हो, ऐसे थे भारत माँ के वीर सपूत राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, जिन्होंने अकेले ही हजारों की संख्या में चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए 3 दिन तक भूखे प्यासे रहते हुए 300 चीनियों को मौत के मुंह में ढकेल दिया था। शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। जसवंत सिंह रावत का जन्म 19 अगस्त 1941 को पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्री गुमान सिंह रावत था और उनकी माताजी का नाम लैला देवी रावत था और इनके 2 भाई थे, विजय सिंह रावत और रणवीर सिंह रावत। इनके पिताजी श्री गुमान सिंह रावत देहरादून में मिलिट्री डेयरी फार्म के कर्मचारी थे। बचपन से ही उसे फौजी बनने का शौक था और देश प्रेम इस कदर था कि 17 साल की उम्र में ही फौज में भर्ती होने के लिए चले गए थे, परंतु कम उम्र के चलते उन्हें फौज में नहीं लिया गया। फिर जसवंत सिंह रावत 16 अगस्त 1960 को 4th गढ़वाल राइफल उत्तराखंड में भर्ती हुए। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर हमला कर दिया। चीनी सेना भारतीय सेना पर बहुत हावी हो रही थी। फिर 4th गढ़वाल राइफल को अरुणाचल प्रदेश में तवांग नदी पर नुरांग पुल की सुरक्षा हेतु भेजा गया, जिसमें जसवंत सिंह रावत भी शामिल थे। 4th गढ़वाल राइफल के लगभग 100 जवान थे और चीन के 3 से 5 हजार सैनिक थे, जिनके पास आधुनिक हथियार, बम, गोला बारूद और बैकअप सपोर्ट थी। जबकि 4th गढ़वाल राइफल के पास 303 राइफल थी, जो कि केवल एक बार में एक गोली मारती थी। भले ही भारतीय सेना के पास गोला बारूद की बहुत कमी थी, परंतु उनका हौसला किसी से भी कम नहीं। 4th गढ़वाल राइफल पहाड़ की चोटी पर बंकर बनाकर बैठ गई थी। अब भारतीय सूरवीरों पूरी तरह से तैयार थे, बस अब इंतजार था तो केवल चीनियों का। फिर रात में अचानक चीनी सेना ने हमला कर दिया। फिर 4th गढ़वाल राइफल ने भी जवाबी हमला कर दिया। इसी गोलीबारी के बीच अचानक चीनियों ने फायरिंग करनी रोक दी और पीछे भाग गए, जिसे देखकर भारतीय सेना अचंभे में पड़ गई। आखिर चीनी क्यों लौट रहे थे? फिर चीनी की पूरी ब्रिगेड आई, जिसमें 3 से 5 हजार सैनिक थे। यह देखकर कर्नल समझ गए कि पहले चीनियों ने 4th गढ़वाल राइफल की पोजीशन और सैनिकों की तादाद को भांप लिया, जिससे कि चीनी सेना और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। फिर दोनों फोर्सेस ने पूरी ताकत के साथ हमला किया। शुरू में भारतीय सेना हावी होती दिखी, परंतु समय के साथ साथ भारतीय सेना कमजोर होने लगी, क्योंकि गोलियां, बम बारूद कम होते जा रहे थे और उधर चीनी सेना पूरी तैयारी में थी और भारतीय सेना के आधे से ज्यादा जवान शहीद हो चुके थे। और कर्नल ने जब हेडक्वार्टर से मदद मांगी, तब उन्होंने किसी भी प्रकार की मदद देने से मना कर दिया, क्योंकि सभी जगह यही हालत थी और ट्रांसपोर्टेशन का बहुत खतरा था। और हेडक्वार्टर ने कहा कि तुम उस पोस्ट को छोड़कर सैला पास, मोमडेना पर चले जाओ, शायद वहां कुछ बैकअप सपोर्ट मिल सकती है। फिर 4th गढ़वाल राइफल के पोस्ट कमांडर ने यह फैसला जवानों पर छोड़ दिया। फिर सभी जवानों ने हालात और परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए पीछे लौटने का फैसला ले लिया, परंतु 3 जवान पीछे नहीं लौटने को तैयार थे, जिन्हें इस रणभूमि में इतिहास रचना था। वे थे लांस नायक त्रिलोकी सिंह नेगी, गोपाल सिंह गोसाई और राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। 4th गढ़वाल राइफल पीछे लौटने ही वाली थी कि चीनियों ने फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय सेना का टूटा हुआ मनोबल को पोस्ट कमांडर ने दोबारा से खड़ा किया और एक साथ दुश्मन पर मुकाबला करने का फैसला ले लिया। फिर एक और बार भारतीय सेना नए उमंग और जोश के साथ चीनियों पर हमला कर रही थी। अब की बार चीनियों को बैकअप सपोर्ट के रूप में एमएमजी यानी मीडियम मशीन गन की बहुत बड़ी सपोर्ट मिल रही थी। यह एमएमजी 4th गढ़वाल राइफल पर बहुत बुरी तरह से हमला कर रही थी। तब इस कहर बरसाती एमएमजी को शांत करने के लिए पोस्ट कमांडर चंद्र मोहन ने 3 जवानों को, जिसमें जसवंत सिंह, त्रिलोकी और गोपाल सिंह थे, इन्हें एमएमजी को ध्वस्त करने का काम सौंप दिया।
फिर ये तीनों जवान पहाड़ पर रेंगते हुए एमएमजी के बहुत नजदीक पहुंच गए। फिर रणनीति बनाई जिसके तहत जसवंत सिंह एमएमजी चौकी में राइट तरफ से एंट्री करेंगे और गोपाल सिंह लेफ्ट तरफ से, और त्रिलोकी कवर फायर देंगे। फिर बद्री विशाल की जगहों से तीनों जवानों ने अपना अपना काम चालू कर दिया और गोपाल सिंह ने 15 यार्ड की दूरी से हैंड ग्रेनेड फेंक दिया, जिससे कि बहुत चीनियों की जान गई। जसवंत सिंह और गोपाल सिंह ने चौकी में पहुंचते ही बंदूक के बैनर से 20-25 चीनियों को मौत के घाट उतार दिया। फिर वहां से एमएमजी को लेकर आ गए, परंतु इसी बीच तीनों जवानों को गोलियां लग चुकी थी और इसी में गोपाल सिंह और त्रिलोकी से शहीद हो गए। अब चीनी सेना को रोकना बहुत मुश्किल था और न तो फोर्ट कलवार राइफल के जवान रुके और न ही उनकी बंदूक की गोलियां। अनुमान था कि चीनी सेना सैला पास के रास्ते से भी आगे बढ़ सकती थी। वे सभी जवान एक हौसले के साथ सैला पास की तरफ बढ़े, इस कोशिश में कि वो वहां चीनी सैनिकों को रोक पाएंगे, मगर अंततः उन सबको भी अपने प्राणों की आहुति देनी। मगर ऐसा कैसे हो सकता था? एक वीर ने तो कसम खाई थी कि जब तक वह जिंदा है तब तक वह 1 इंच भी जमीन नहीं लेने देगा। शायद नियति ने इसे इसी दिन के लिए महफूज रखा था। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत और 2 मोनपा जाति की लड़कियां सैला और नूरा के साथ मिलकर चीनियों से लोहा लेने की योजना बनाई। जसवंत सिंह ने 20-30 जगहों पर राइफल्स और एमएमजी लगा दी और इस अंदाज में फायरिंग करना शुरू कर दिया कि चीनियों को लग रहा था कि वो भारत की 100 से 150 फोर्स के साथ लड़ रहे हैं। जसवंत सिंह अलग अलग बंकरों में भाग कर जाकर फायरिंग कर रहे थे, जिससे एक और फायदा था कि दुश्मन को 20-30 बंकरों पर गोली चलानी पड़ रही थी, जिससे कि जसवंत सिंह पर गोली लगने के चांसेस बहुत घट गए थे। और जसवंत सिंह को खाना एम्यूनेशन को सप्लाई सैला और नूरा कर रही थी। इसी बीच सैला को आधे रास्ते में खाना पहुंचाते हुए चीनियों ने देख लिया और साथ ही गिरफ्तार भी कर लिया। फिर उससे पूरी सच्चाई उगलवा ली और उस सैला को मार दिया और नूरा भी हैंड ग्रेनेड से मारी गई। जब चीनी सेना को पता चला कि 3 रातों तक अकेले सिपाही से लड़ते रहे तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और जसवंत सिंह को चारों तरफ से घेर लिया। उधर जसवंत सिंह के पास गोला बारूद पूरी तरह से खत्म हो चुका था और केवल 4-5 गोलियां ही बची थी। तब जसवंत सिंह को अपने कर्नल की बात याद आई कि फोर्ट गढ़वाल राइफल प्योनिक की नोक पर चलती है। फिर एक नए जोश के साथ बंदूक के बैनर से जसवंत सिंह ने 15-20 चीनियों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। जब जसवंत सिंह को लग गया कि अब अंतिम घड़ी आ गई है तो उन्होंने 17 नवंबर को स्वयं को गोली मार ली। फिर चीनियों ने उनकी गर्दन को काटकर चीन ले गए। इस पूरे युद्ध में अकेले जसवंत सिंह रावत ने 300 चीनियों को मार दिया था। 21 नवंबर 1962 को चीन द्वारा एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की गई। तब चीनी कमांडर ने केवल इनका सिर लौटाया बल्कि सम्मान सहित इनकी कांसे की मूर्ति भी भेंट की। इनकी बहादुरी से प्रसन्न होकर भारत सरकार ने जिस जगह वे लड़ते हुए शहीद हुए थे उस जगह का नाम बदलकर जसवंतगढ़ रख दिया था और वहां उनका एक मंदिर भी बनाया गया जहां उनकी चीजों को संभाल कर रखा गया है। वह भारत के केवल इकलौते वीर सैनिक थे जिनके शहीद हो जाने के बावजूद उनके नाम के आगे शहीद नहीं लगाया जाता और उन्हें मरणोपरांत प्रमोशन, सैलरी और छुट्टियां भी मिलती हैं, क्योंकि वहां के जवानों और लोगों का मानना है कि जसवंत सिंह रावत की आत्मा आज भी देश की सुरक्षा करती है और यदि कोई जवान ऑन ड्यूटी सो जाता है तो वे उसको थप्पड़ मार कर जगाते हैं और कहते हैं कि इस देश की सुरक्षा आप लोगों के हाथ में है। बाबा जसवंत सिंह के रोज जूते पॉलिश होते हैं और रोज ड्रेस पर प्रेस होती है और सबसे पहले उन्हें खाना और उनकी सेवा में 24 घंटे 5 जवान तैनात रहते हैं। नूरा और सहरा की वीरता को भी नहीं नकारा जा सकता, इसलिए नूरांगना की 2 पहाड़ियों का नाम नूरा और सैला रख। यही थी भारत के वीर रणबांकुर की दिल दहलाने वाली कहानी।
सो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। जय हिंद, जय भारत।